नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की जितनी भी इकोनॉमिक जो है अपडेट्स हैं वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसमें राज्यवार उत्पादन का डेटा, इंडिया का जो है उत्पादन का डेटा, वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की जो है विभिन्न कृषिगत उत्पादों में क्या पोजीशन है। आप लोग इसका काफ़ी समय से वेट भी कर रहे थे और निश्चित रूप से जो है मुझे 10 दिन लगे जो है इसके डेटा कलेक्ट करने में और वेरीफाई करने में। तो ये आज की डेट तक का जो है सबसे लेटेस्ट डेटा है और अगर कोई भी माइनर सा भी बदलाव होता है तो निश्चित रूप से जो है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाकर जो है उसको अपडेट किया जाएगा। फिलहाल ये मान के आप चल सकते हैं कि ये आपको जो है याद कर लेना है डेटा और यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एक क्वार्टर और बीतने के बाद अगर जो है आरओ एग्ज़ाम के पहले थोड़ा सा भी जो है कुछ अपडेट होता है तो उसको जो है हम अलग से जो है आपके सामने लाएंगे। तो फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है कि हमने किन किन सोर्सेज का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले जो है एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2020 जो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का हर साल जो है पब्लिकेशन जारी होता है, इसमें जो है और ये 2020 का है लेकिन ये मई में यानी 31 मई 2021 को ये बुक पब्लिश की गई है। इसको आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आप जो है डेट देख पाएंगे। इसके अलावा जो है एफएओ की जो है एफएओ स्टैट करके जो है रिपोर्ट्स आती हैं। तो एफएओ स्टेट जो है दिसंबर 2020 की वर्ल्ड लेवल के डाटा के लिए फॉलो की गई है। उसके अलावा जो है हॉर्टिकल्चर जो बागवानी से संबंधित डेटा है उसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की जो है बहुत रीसेंट रिपोर्ट 2021 की और वो भी अगस्त महीने की, क्योंकि इससे ज़्यादा रीसेंट जो है कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है और ये आधारित है 4th एडवांस एस्टीमेट ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ 2021-22। लेकिन जो है जो हमारा हॉर्टिकल्चर का है वो 2nd एडवांस स्टैटिक्स या जो है एस्टिमेशन है 2021-22 का। क्योंकि आप जो है कुछ मार्केट में जो है प्रचलित किताबों को पढ़ते हैं, हो सकता है कि हॉर्टिकल्चर के डेटा में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और जो मार्केट की बुक है उसमें आपको अंतर दिखे, क्योंकि उन्होंने 18-19 और 19-20 के फाइनल डेटा को लिया है। मैंने 2020-21 का जो है 2nd एडवांस स्टेटमेंट हॉर्टिकल्चर के लिए फॉलो किया है। बाकी फूड ग्रेन में जो है आपको लगभग सिमिलरिटी मिलेगी जो है स्टैटिक्स एट अ ग्लांस एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से लिया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास लगभग 3 माह का आप समय है और ये वो समय है, ये सबसे क्रूशियल टाइम है आपके जो है रिवीजन के लिए। और इस रिवीजन में क्या करना है, हमने इससे ठीक पहले एक वीडियो में जो है 3 महीने की स्ट्रेटजी आपसे शेयर की थी, उसको आप फॉलो करिए और उसके अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप इस बार जो है 2021 के समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कुछ लोग की क्वेरी है बैच के रिगार्डिंग जो है, तो अभी एडमिशन ओपन है बैच में, आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए जो है 3 कैटेगरीज हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। एक हमारा कंबाइंड कोर्स है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, इसमें प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन एक साथ करवाई जाती है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों जो है एक परीक्षा के पूरक जो है भाग हैं, अवयव हैं और इनको अलग अलग जो है हम नहीं आकलित कर सकते हैं। एक साथ तैयारी करना जो है सबसे ज़्यादा आपके हित में रहता है। तो इसमें आपको जो है वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की और मेंस की सबको जो दी जाती है। मेंस का जो है अलग से प्रैक्टिस कराया जाता है, वो सब हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी समय है। 9506742546 पर जो है आरओ वीडियो कोर्स लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी डिटेल जो है रिप्लाई में दे दी जाएगी। दूसरी कैटेगरी हमारे कोर्स की जो है प्रीलिम्स ओनली की है और तीसरी है आरओ मेंस ओनली, जिसमें केवल मुख्य परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। मैं यहाँ पर ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपने जो है अभी तक आपकी तैयारी अच्छी से नहीं हो पाई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, आपको लगता है कुछ ना कुछ कमी रह गई है और आप बहुत सारी बुक्स को लेके कंफ्यूज हैं, तो आपके पास एक सीधा सा सल्यूशन है कि आप जो है इस कोर्स में इनरोल हो जाइए और बाकी जो है बाकी सारी बुक्स और नोट्स की टेंशन छोड़ दीजिए। जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं
वो इस तरह से बना हुआ है कि वो सीधे एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है, उसमें ना कुछ बढ़ाने की आवश्यकता है ना कुछ घटाने की आवश्यकता है, उतना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बिल्कुल सटीक जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स है जो हमारे आप ऐप पे देख पाएंगे, और टेस्ट सीरीज है जिसकी डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ भी मिलती है, ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हैं और कितनी भी बार दे सकते हैं। इसी तरह से वीडियोस को आप जो है ऐप में ही डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम्स जो है रिवीजन अपना कर सकते हैं। तो बाकी आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड में चलते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा की अभी हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जो है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में चलते हैं, जो कि एज पर एग्रीकल्चर सेंसस है, क्योंकि ये अभी एग्रीकल्चर सेंसस जो 15-16 का हुआ था उसके बाद जो है उसका कोई भी नया चरण जो है जारी नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो है जो पुराना डेटा है ये लगातार पूछा जाता है, क्योंकि ये स्टैटिक जो है जीके के अंतर्गत आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल। ये पूरे ऑल इंडिया लेवल की हम बात कर रहे हैं। भारत में जो है फसल जो बोया गया है उसके अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना है, 200.20 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद जो है फसल के बाद जो है केवल बोया गया क्षेत्रफल, ये तो पूरे फसल के अंतर्गत आता है, यानी हमारे जो है खेती के अंतर्गत जितना भी है। इसके बाद है कुल बोया गया क्षेत्रफल, यानी जितना भी हमने क्षेत्रफल में फसलों को बोया है वो 139.42 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, ये भी इंडिया का है। अब आती है क्रॉप डेंसिटी या फसल सघनता, बार बार पूछा जाता है। ये हमारा 143.60% है। इसके बाद जो है सिंचित क्षेत्रफल से बार बार प्रश्न आते हैं। तो सिंचित क्षेत्रफल में अगर हम निवल सिंचित क्षेत्रफल की बात करें, जो केवल नहरों द्वारा, कैनाल्स के द्वारा इरिगेटेड जो है क्षेत्रफल है, वो हमारा 15.51 मिलियन हेक्टेयर है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप जरूरी नहीं कि ये मिलियन हेक्टेयर में याद रखें, आपको जो मुख्य रूप से याद रखना है वो याद रखना है कि 22.83% जो है कुल फसल बोए गए क्षेत्रफल का सिंचित किया जाता है नहरों के द्वारा। इसी तरह नलकूपों के द्वारा जो सिंचित क्षेत्रफल है वो कितना है, 47.97%। कभी कभी पूछा जाता है कि कुल सिंचित क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा जो है किस माध्यम से सिंचाई की जाती है, तो उसका भी उत्तर हो जाएगा नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। अब बात आती है कुल सिंचित क्षेत्रफल की, यानी जो है ये तो निवल था, इसके बाद कुल सिंचित क्षेत्रफल जो है ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है, 98.15 मिलियन हेक्टेयर, जो कि पूरे देश का अगर देखा जाए तो परसेंटेज में बहुत कम है। सिंचाई की सघनता, जिस तरह से क्रॉप डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं उसी तरह से इरिगेशन डेंसिटी, यानी कितना जो है भाग सिंचित है, तो अगर उसको हम परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो इरिगेशन डेंसिटी हमारी 142.97% आती है। इसके बाद जो है स्टैटिक पोर्शन से ही क्रियाशील जोतों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो भारत में, पूरे संपूर्ण भारत में क्रियाशील जोतें कितनी हैं, 1464.5 लाख जो है क्रियाशील जोतें हैं। अब इनको बांटा जाता है सीमांत में, लघु में और अन्य में, जो उससे ज़्यादा है। तो ये वर्गीकरण आप जानते हैं। सीमांत आप जानते हैं, 1 हेक्टेयर से कम वाली जोतों को सीमांत जोते कहते हैं, जिसको हम मार्जिनल भी बोलते हैं। तो 1 हेक्टेयर तक सीमांत जोते कहलाती हैं। अगर इसकी संख्या पूछी जाए तो आपको एग्जैक्ट संख्या यहाँ पर याद रखने की विशेष जरूरत नहीं है। ज़्यादातर डेटा जो है परसेंटेज में ही पूछा जाता है। 68.45% जो है ये सीमांत जोते हैं परसेंटेज में। उसके अलावा जो है जो स्मॉल वाली हैं कैटेगरी, जो 1 से 2 हेक्टेयर में विभाजित होती हैं, वो जो है 17.62% है। बाकी उसके अलावा जो है जिनको हम अन्य जोतों में ले रहे हैं, वो 2 हेक्टेयर से अधिक वाली जो है वो 13.93% है। तो ये जो है कुछ जो है एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से हो गया। अब जो है लैंड यूज से भी कभी कभी जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें आज़ादी के बाद की स्थिति से, यानी 1950-51 का जो है वर्ष जो था, और उसके बाद जो है जो लेटेस्ट डेटा इसके बारे में उपलब्ध है वो है 16-17 का। तो बहुत सारे हमको जो है इसमें पैरामीटर्स पे कंपैरिजन नहीं करना है। जो महत्वपूर्ण है उसकी यहाँ पर बात करेंगे। नेट एरिया सोन, यानी कुल जो है बोया गया
क्षेत्रफल, ये तब 42% हुआ करता था, अब ये 45% है। इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो है फैलो लैंड क्या है, फॉरेस्ट के अंदर कितना आता है, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए कितना आता है, ये सब डेटा भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे अपेक्षित है पूछा जाना, वो ये है, और उसमें भी आपको लेटेस्ट 16-17 का जरूर याद रखिएगा। 50-51 का जो है बहुत कम जो है ऐसी चांसेज है कि पूछा जाए। लेकिन अगर आप कृषि को लेके जो है कोई निबंध लिख रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना जो है अंतर तब से लेके अब तक आया है। अब आगे बढ़ते हैं 19-20 के फाइनल डेटा की में अगर बात करें जो है हम एग्रीकल्चर स्टैटिक्स की, तो अनाज उत्पादन ये जो है किसके जो है आधार पर है, फोर्थ एडवांस स्टेटमेंट है, एस्टिमेशन है, उसके आधार पे है। रबी की जो फसलें हैं उसमें जो है 296.70 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। खरीफ में जो है 153.27, और इसी तरह से कुल जो है 296.70 मिलियन टन उत्पादन जो है हुआ था। कब? 19-20 के फाइनल डेटा के अनुसार। अब अगर बागवानी डेटा, क्योंकि बागवानी जो है हॉर्टिकल्चर में जो है ज़्यादातर जो है सब्जियां, फल, बाकी फूल सभी कुछ आता है, तो ये जो है 319.57 जो है मिलियन टन था। उसके बाद जो है दूध उत्पादन की बात करें तो 198.40, मांस उत्पादन में 85.99। इसके बाद कभी कभी लाइव स्टॉक सेंसस यानी पशुधन गणना से भी क्वेश्चन आते हैं, तो जो लेटेस्ट वाली गणना है वो 20वीं पशुधन गणना हुई थी। उसके अनुसार जो पूरे देश में, हमारे देश में कुल उपलब्ध जो है जो लाइव स्टॉक है, जिसको हम पशुधन कहते हैं, वो कितना है? 536.76 मिलियन है। मछली उत्पादन जो है इसी संगत वर्ष में जो है कितना हुआ था? 141.64। अब जो है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र, कृषि को जो है हम अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो इसमें जो है इसका जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, वो जो है अगर हम इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में जो है व्यक्त करें तो 19,68,571 करोड़ का जो है जीवीए की जो है इसकी अनुमानित जो है स्थिति है। लेकिन आपको जो है रुपए में उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे ज़रूरी है वो ये चीज़ है कि आपको परसेंटेज में पता होना चाहिए कि जीवीए की जो है वृद्धि दर कितनी रही है। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के जीवीए की अगर वृद्धि देखें, जो कि 2011-12 के जो है स्थिर मूल्यों पर है, वो 4.3% है। अभी इससे भी आगे जो है इसका जो एडवांस जो है एस्टिमेशन आ गया, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये जो है 19-20 का फाइनल डेटा है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर देश के जीवीए में अंश कितना है, यानी जो है जो पूरे देश का जो है सकल मूल्य वर्धन है, जीवीए है, उसमें जो है कृषि क्षेत्र का अंश कितना हो जाएगा? 18.4%। अब बात करते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के जीवीए की वृद्धि दर जो है, ये करंट प्राइस पे है, चालू कीमतों पे कितनी हो जाएगी? 12.5%। तो ये जो है दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। ये 2011-12 के स्थिर मूल्यों पे है और ये जो है करंट प्राइस पे है 12.5%। अब जो है कुछ निर्यात आयात से संबंधित डेटा, जिसमें कभी कभी जो है फिगर भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो कुल कृषि निर्यात का मूल्य, जितना भी निर्यात किया गया था कृषिगत निर्यात, उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 2,52,976 करोड़ रुपए। देश के कुल निर्यात मूल्यों में कृषि का अंश, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी भारत में निर्यात किया गया 19-20 के फाइनल डेटा के अनुसार, उसमें जो कृषि क्षेत्र का अंश है या कृषिगत उत्पादों का अंश है वो 11.40% है। कुल कृषि आयात, अब इंपोर्ट की बात करते हैं, अभी तक जो है हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो आयात जो किया गया जो है वो 1,47,476 करोड़ रुपए का कृषि आयात किया गया। और देश के कुल आयात मूल्यों में अगर कृषि का बात करें, कृषि के जो है शेयर की बात करें, तो वो जो है 4.39% है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि कृषि की अगर बात की जाए तो भारत में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भरता है, बाहर से चीज़ों को जो है
आयात करने की कम आवश्यकता पड़ती है, जो कि ये डेटा बताता है कि 5% से कम कृषि का आयात किया गया देश में। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना से जुड़ा एक तथ्य जो है कृषि संबंध में बहुत पूछा जाता है कि भारत की जो कुल कार्यशील जनसंख्या है, कार्यकारी जनसंख्या है, उसमें जो कृषि कार्मिक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कृषि कार्मिक का मतलब ये है कि एक तो कृषक स्वयं हो गए और एक ऐसे कृषक जो कृषि मजदूर कहलाते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कृषि कार्मिक हो गए 54.6%। और अगर 1951 की यही पोजीशन की बात करें तो जनगणना के अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि में संलग्न कामगार कितने थे? 69.7%, जिसको हम 70% भी कह सकते हैं। इससे क्या जो है आपके दिमाग में जो एक बात आती है, ये बात आती है कि उस समय जो है ज़्यादातर आबादी, जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ज़्यादातर आबादी कृषि पर ही निर्भर थी। लेकिन अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो ये जो है घटकर 54.6% हो गई, यानी कृषि में जो है उतनी ज़्यादा जनसंख्या जो है कार्यशील जनसंख्या इन्वॉल्व नहीं रह गई। अब जो मैं लेटेस्ट डेटा की बात कर रहा था, 31 मई 2021 को राष्ट्रीय आय के अनंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं। उसमें पूरा जीडीपी, देश की जीडीपी सेक्टर वाइज सब कुछ दिया हुआ है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम पहले कृषि की बात कर लेते हैं। तो वित्त वर्ष जो 2021 है, जो बीत चुका है, इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र, यानी यूँ कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका स्थिर मूल्यों पर जीवीए की वृद्धि दर कितनी है? 3.6%। इसमें आपको गिरावट दिख रही है। गिरावट, तो ये गिरावट किस वजह से हो सकती है? क्योंकि जो है ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है वो पूरा जो है कोविड और कोरोना के संकट से बीत गया है। तो ये 4.3% जो है हमारी थी पहले 19-20 में, और ये घटकर कितनी हो गई? 3.6%। इसी तरह से वित्त वर्ष 2021 में अगर करंट प्राइजेस पे बात करेंगे तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? 6.6। अब यहाँ पर कितना कम हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी बाकी बड़ा डेटा भी आपको दिखाएंगे। तो चालू कीमतों पर कितना था? 12.5%। यहाँ घटकर कितना हो गया? 6.6%। इसको आपको याद रखना है एक कंपैरिजन के तौर पर भी। और अगर आपसे लेटेस्ट पूछा जाता है, अगर आपसे जो है ईयर का हवाला नहीं दिया जाता है डेटा पूछने में, तब आपको लेटेस्ट का ही हवाला देना होता है। तो ऐसी स्थिति में आप बताएंगे कि जो है जीवीए की वृद्धि दर 2021 में 3.6% फिक्स प्राइस पर, और करंट प्राइस पर देखेंगे तो 6.6% है। अब इस डेटा को अगर हम इस तरह से देखना चाहें तो यहाँ पर जो है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये 19-20 में जो है ये स्थिति थी, और उसके बाद जो है 19-20 में जो बेसिक प्राइस पे जो है ये स्थिति हो गई। फिर 20-21 में कितना हो गया? ये घटकर 3.6% हो गया, और इसी तरह से 12.5 से घटकर जो है 6.6% हो गया। तो बाकी चीज़ों को जो है तब जो है देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पूरा जो है ग्रॉस जीवीए की बात करते हैं तो जीवीए जो है बेसिक प्राइस पे अगर 20-21 की बात करेंगे तो कितना है? माइनस में है। क्यों? क्योंकि कोरोना में जो है पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। वहीं पर जो है 19-20 की क्या स्थिति थी? ये 4.1% था। तो ये कौन से प्राइस पे हो गया? ये स्थिर मूल्यों पर हो गया। करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो जीवीए की ग्रोथ रेट जो है 19-20 के जो है फाइनल डेटा के अनुसार 7.6% है, और वहीं पर 20-21 में अगर बात करेंगे तो ये -3.0% है। यहाँ पर अगर आप डेटा को एनालाइज करें तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो कृषि क्षेत्र है ये कोरोना संकट के बावजूद भी निगेटिव ग्रोथ में नहीं गया, जबकि बाकी कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जिसमें निगेटिव ग्रोथ जो है नहीं दिखाई देती हो। अब 20-21 के ही डेटा पर आगे बढ़ते हैं। तो 20-21 में जो है अगर कृषि के जो है आयात निर्यात और जो बड़े डेटा हैं जो है
मर्केंडाइज डेटा है उस पर बात करें तो विश्व में गेहूं के 3 शीर्ष आयातक मतलब जो है जो इंपोर्टर हैं, तो आयात करने वाले जो है 3 शीर्ष देश कौन से हैं? गेहूं जो मंगाते हैं वो है मिस्र, इंडोनेशिया और तुर्की। वहीं पर गेहूं का निर्यात करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले जो है शीर्ष 3 देश कौन है दुनिया में? पहला है रूसी संघ, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है कनाडा और 9वें नंबर पर, यहाँ पर मैंने इसको जो है स्पेशली जो है इसलिए लिखा है कि जो है भारत का जो है 9th प्लेस है निर्यात में गेहूं के। मोटे अनाजों की बात करें अगर जो है तो विश्व के शीर्ष देश जो है 2021 के अनुसार जो है सबसे ऊपर आ जाएगा उत्पादन में यूएसए, उसके बाद जो है चाइना, फिर ब्राजील, फिर अर्जेंटीना और 5वें नंबर पर जो है भारत का स्थान आ जाएगा। मक्का के शीर्ष आयातक देश देख लेते हैं। मक्का तो सबसे ज़्यादा आयात किया जो है चीन ने, दूसरे नंबर पे मैक्सिको, तीसरे नंबर पे जापान ने। मक्का के शीर्ष निर्यातक देश जो है 2021 की पोजीशन के अनुसार यूएसए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन भी यूएसए में होता है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। बाकी अब आगे कुछ फैक्ट्स पे चलते हैं। तो भारत के संबंध में, भारत जो है वनस्पति तेलों में जो है वेजिटेबल ऑयल्स में विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है पूरी दुनिया में और सबसे बड़ा आयातक भी है, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल को इंपोर्ट करता है। अब प्रति व्यक्ति उपलब्धता, इससे जो है अक्सर जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले चावल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें अगर जो है तो भारत में जो है 73.4 किलोग्राम प्रति वर्ष जो है ये उपलब्धता है। गेहूं की उपलब्धता जो है प्रति व्यक्ति कितनी है? 64.8 किलोग्राम प्रति वर्ष। और कुल अनाज की प्रति व्यक्ति यानी टोटल जो है केवल अनाज की अगर हम बात करें तो ये जो है 169.6 किलोग्राम प्रति वर्ष है, जिसको हम 170 भी जो है बोल सकते हैं। दालों की, क्योंकि दालों का भी जो है शीर्ष उत्पादक तो भारत है ही है और उपभोक्ता भी है, क्योंकि भारत को इंपोर्ट भी करना पड़ जाता है, इतना ज़्यादा भारत में दालों का उपभोग होता है। तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है आप देखेंगे 17.5 किलोग्राम प्रति वर्ष है, जो कि कम है। भारत में कुल खाद्यान्न जितना भी जो है खाद्यान्न है, खाद्यान्न की जब हम बात करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है, तो इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है 187.1 किलोग्राम प्रति वर्ष है। इसी तरह से खाद्य तेल की जो है 19.2 किलोग्राम, चीनी की 18.8। भारत में घरेलू बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, हालांकि ये कृषि से संबंधित नहीं है, लेकिन चूंकि इस रिपोर्ट में दिया था और आपसे पूछा जा सकता है, तो ये जो है 220.6 किलोवाट प्रति घंटा है। कुल खाद्यान्न का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य, अब यहाँ से जो है बहुत महत्वपूर्ण डेटा शुरू होता है। अगर हम टोटल खाद्यान्न की बात कर लें, टोटल फूड ग्रेन की बात कर लें, तो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य भारत का कौन सा है? उसमें पंजाब है, जहाँ पर 99.1% जो है सिंचाई का प्रतिशत है। और संपूर्ण भारत की बात करें तो केवल भारत में कुल खाद्यान्न की सिंचाई की उपलब्धता कितनी है? 52.2%, जिसको हम 50% भी मोटा मोटा कह सकते हैं। यानी भारत में सिंचाई की व्यवस्था जो है अपर्याप्त है। धान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला भी पंजाब है। गेहूं का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। मोटे अनाजों का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, ब्रैकेट में परसेंटेज भी लिखा है। और भारत का एवरेज यानी इंडिया का औसत भी लिखा है, जो आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मक्का में जो है पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल रखता है। कुल दालें का जो है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। अरहर या तूर दाल, इसका जो है उत्तर प्रदेश है। कुल तिलहन, जो भारत सरकार की तिलहन की कैटेगरी है, उसमें 9 तरह के तिलहन शामिल किए जाते हैं, तेल वाली या ऑयल सीड क्रॉप्स जिसे कहते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। रेप सीड और सरसों, ये गुजरात में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है। कपास का पंजाब में है, 100% जो है कपास वहाँ पर सिंचित दशाओं में ही उगाया जाता है। गन्ना का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल
ये जो है कंबाइंड है। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही जगह 100% जो गन्ना उगाया जाता है वो सिंचित स्थितियों में इरिगेशन के माध्यम से ही उगाया जाता है। तंबाकू का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात हो गया, जहां पर 100% तंबाकू की फसल सिंचित में आती है। इसी तरह के कुछ और डेटा हैं जो महत्वपूर्ण है। माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल मेथड से जो इरिगेशन आता है, तो इसके द्वारा सिंचित क्षेत्र में 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई वाला जो है राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। कुल मछली उत्पादन की बात करें 19-20 का अगर डेटा है उसकी बात करें तो इसमें मछली उत्पादन में क्या है? इनलैंड का मतलब यह है कि जो गैर समुद्री क्षेत्र होते हैं, यानी हमारे जो फ्रेश वाटर जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें तालाब, नदियां, पोखर, इनमें जो मछली उत्पादन होता है, और प्लस मैरीन यानी कि जो हमारा समुद्री उत्पादन है। तो अगर हम दोनों के मामले में या टोटल की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मछली उत्पादन हुआ 2019-20 में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात। अगर इनलैंड मछली उत्पादन की बात करेंगे, केवल इनलैंड की, तो उसमें जो है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा, ये क्रम हो जाएगा। मैरीन यानी समुद्री मछली उत्पादन में जो है गुजरात, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, ये पोजीशन यहां पर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 19-20 में प्रमुख जो है फसलें हैं उनका उत्पादन का डेटा कभी कभी मिलियन टन्स में पूछ लिया जाता है। तो फसल और उत्पादन यहाँ पर लिखा है, कभी कभी मैच मेकिंग में भी आ सकता है, क्योंकि ये 19-20 के फाइनल डेटा के अनुसार है। अभी हम आगे जो है लेटेस्ट डेटा की भी बात करेंगे। तो धान का जो है 19-20 में 118.43 मिलियन टन, इसी तरह से गेहूं का 107.59 मिलियन टन, मक्का का 28.64, कुल मोटा अनाज 47.48, कुल दालें 23.15 और टोटल जो है खाद्यान्न की अगर हम बात करें तो 296.65 मिलियन टन का उत्पादन 19-20 में हुआ था। अब बहुत सारे जो है कृषिगत उत्पाद हैं या कृषि से संबंधित जो है बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसमें भारत की जो है विश्व में क्या पोजीशन है। अभी हम एक एक को लेके एक सारे देशों की भी चर्चा करेंगे कौन से शीर्ष पे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर मुख्य रूप से भारत की पोजीशन की बात करना चाहते हैं। तो ये जो है 2018 के डेटा के आधार पे है और ये डेटा जो है फाइनली रिलीज कब हुआ है? दिसंबर 2020 में FAO के द्वारा, यानी विश्व खाद्य संगठन के द्वारा, जो दिसंबर 2020 में जारी किया गया है। तो कृषि योग्य भूमि पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, कृषि योग्य भूमि के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है और भारत के ठीक पहले जो है यानी पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का तीसरा स्थान है। भारत के पहले चाइना नंबर 1 और दूसरे नंबर पे USA हो गया। गेहूं के उत्पादन में विश्व में भारत की क्या पोजीशन है? भारत दूसरे नंबर पे है, चीन पहले नंबर पे है। ये ऐसा डेटा है, इसमें अभी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आप भी इसको पढ़ रहे होंगे, जो आपने पहले तैयार किया था लगभग वही डेटा है, बहुत माइनर चेंजेस कहीं पर हुए हैं। चावल की बात करें या धान की बात करें तो भारत का दूसरा स्थान है, चीन का पहला स्थान है। दालों की बात करें, यहाँ पर दाल का मतलब सारी दाल, पूरी टोटल दलहन की, उसमें भारत पहले नंबर पे हमें कई सालों से बना हुआ है। मूंगफली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, चाइना का पहला है। इसी तरह से रेपसीड और सरसों में भारत का स्थान क्या है? तीसरा स्थान है। इससे पहले कौन है? कनाडा है, दूसरे नंबर पे चाइना हो गया। गन्ना के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, काफी सालों से ये पोजीशन बनी हुई है, और ब्राजील का पहला स्थान है। चाय की बात करें तो चाय उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है और चीन पहले नंबर पे है। चीन जो है हमेशा से जो है टी का टॉप प्रोड्यूसर रहा है वर्ल्ड में। कॉफी में भारत जो है काफी नीचे आता है, 8वीं पोजीशन है। और भारत से पहले अगर हम बात करें तो ब्राजील, वियतनाम और इंडोनेशिया, ये टॉप 3 की कंट्रीज हैं कॉफी उत्पादन में। जूट उत्पादन की अगर हम बात करें तो भारत का जो है कौन सा स्थान है? पहला स्थान है।
कपास की बात करें, कपास में जो है भारत का दूसरा है और चीन जो है पहले नंबर पे यहाँ बना हुआ है। तंबाकू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, भारत से पहले हो गया चीन और दूसरे नंबर पे हो गया ब्राज़ील। इसके बाद सब्जी, फल, आलू, प्याज, इनको अगर हम एक साथ ले लें तो इन सभी में भारत जो है दूसरे नंबर पे है और चीन ही इनमें पहले नंबर पे है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे तो विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन जो है भारत में ही होता है। अंडा उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है, चाइना पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे यूएसए है। कुल मांस उत्पादन की बात करेंगे तो यहाँ पर भारत का स्थान कौन सा है? छठा है। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पशुधन की बात कर लेते हैं, लाइव स्टॉक की। तो मवेशियों में यानी जो है बोवाइन जो होते हैं एनिमल, उसमें भारत का दूसरा स्थान है, ब्राज़ील पहले नंबर पे है। केवल भैंस की बात करेंगे तो भारत में भैंसों की संख्या सर्वाधिक है, पहले नंबर पे। ऊंट में भारत जो है बहुत नीचे है, 17वां स्थान है, पहले नंबर पे चाड है, उसके बाद सोमालिया है और तीसरे नंबर पे सूडान आता है। भेड़ की संख्या भारत में तीसरा नंबर है विश्व में, उससे पहले चीन और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है। चिकन की बात करेंगे तो चिकन जो है, जो ब्रॉयलर चिकन होता है, 6वां नंबर भारत का है। चीन, यूएसए और ब्राज़ील ये जो है टॉप 3 की कंट्रीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने उत्पादन की बात की, अब हम उत्पादकता की बात करते हैं, जिसको हम जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईल्ड कहते हैं। ईल्ड क्या होता है? ईल्ड जो है केजी पर किलोग्राम पर हेक्टेयर में नापा जाता है। इसको हम प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, उत्पादकता जिसे कहते हैं। तो धान की प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक कहाँ पर है? चीन में है। ध्यान रखिएगा, 3 टर्मिनोलॉजी होती है। एक प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मतलब कितना कुल उत्पादन एक्चुअल में हुआ। दूसरा जो है ईल्ड या उत्पादकता होती है। ईल्ड या उत्पादकता का मतलब कि प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, यानी ये किसको बताता है? ये उस कंट्री में उस फसल की फर्टिलिटी को बताता है, उपजाऊपन को बताता है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं होता है कि जहाँ पर उत्पादकता सर्वाधिक हो वहाँ पर उत्पादन भी सर्वाधिक होगा। तीसरा जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? सर्वाधिक फसल क्षेत्रफल, यानी उस कंट्री में किस कंट्री में सबसे ज़्यादा भूभाग पर, सबसे ज़्यादा एरिया में उस फसल को बोया गया था। गेहूं में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या ईल्ड किसकी है? जर्मनी की है। मक्का में यूएसए की है। दालों में रूस की है। अब देख लीजिए, दालों में रूस की है लेकिन टॉप प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया है। इसी तरह से गन्ने में ग्वाटेमाला है, जबकि जो है वास्तव में प्रोड्यूसर कौन है? ब्राज़ील है। मूंगफली में यूएसए है सबसे बड़ा जो है प्रोडक्टिविटी में, और तंबाकू में भी यूएसए है। तो ये हमने यील्ड की बात कर ली। अब हम एफएओ के डाटा के अनुसार शीर्ष उत्पादक देखेंगे, जो है खाद्यान्न में कौन कौन है और उसमें भारत की क्या पोजीशन है। भारत की पोजीशन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और ये जैसे 5 का क्रम दिया हुआ, ये आपको टोटल 5 याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि टॉप आपको कंट्री याद हो और जो है टॉप 3 याद कर लें तो वो जो है सबसे अच्छा है। अगर उसमें भारत कहीं पर टॉप 5 में आता है तो भारत की पोजीशन आपको स्पेशली याद करनी होगी। तो चावल या धान की बात करें तो चाइना, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, ये क्रम हो गया शीर्ष का। गेहूं में चीन फर्स्ट है, अभी हमने पहले भी ये देखा। भारत दूसरे नंबर पे है, फिर रूस आता है, फिर यूएसए आता है, फिर फ्रांस आता है। मक्का में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए टॉप पर है। चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और यूक्रेन, ये उसके बाद का क्रम है। जौ में सबसे ऊपर कौन है? रूस है। फिर जो है किसका नंबर आता है? फ्रांस का। उसके बाद जर्मनी का आता है। इसमें भारत जो है टॉप 5 में शामिल नहीं है। फिर जॉर, जिसको हम सॉर्गम कहते हैं, इसमें यूएसए, नाइजीरिया, इथोपिया, ये जो है टॉप 3 हैं। और इसमें आप टॉप 1 ही याद रखें तो जो है बहुत है, क्योंकि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो गेहूं, चावल, गन्ना, इस तरह की जो बड़ी फसलें हैं उनके जो है टॉप 3 आपको याद रखना जरूरी है। अब दलहन की बात करते हैं यानी पल्सेज की। तो टोटल पल्सेज में इंडिया का फर्स्ट रैंकिंग है, यूनाइटेड किंगडम सेकेंड नंबर पे है, तीसरे नंबर पर
मोजाम्बिक है। आगे बढ़ते हैं, मूंगफली की बात करते हैं। मूंगफली उत्पादन में चाइना टॉप की कंट्री है, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे आपका जो है नाइजीरिया हो गया। रेप सीड की बात करते हैं, रेप सीड और सरसों, तो कनाडा, चाइना और इंडिया। इंडिया यहाँ पर तीसरी पोजीशन पे है, ये आपको स्पेशली याद कर लेना है। सोयाबीन में ब्राज़ील, उसके बाद यूएसए और अर्जेंटीना। भारत का यहाँ पर स्थान क्या है, तो इंडिया की यहाँ पर 5th रैंक है। सूरजमुखी के उत्पादन में जो ऑयल सीड में आ जाता है, रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना। गन्ना में ब्राज़ील टॉप पर है, भारत दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे थाईलैंड है, उसके बाद चाइना और उसके बाद पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर टॉप 3 जो है आप याद रखें, इतना पर्याप्त है। जूट के उत्पादन में भारत ही टॉप पर है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, तीसरे नंबर पर चीन का नंबर आ जाता है। आलू में पोटैटो यानी चाइना, इंडिया और रसिया। उसके बाद प्याज की बात करेंगे, चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। ये जो है टॉप का क्रम हो गया। टमाटर में चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे है और तुर्की जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। तो इसमें जो है अगर आप टॉप की 2 कंट्री याद रखते हैं तो तब पर्याप्त है। फिर जो है बात आती है सेब की। सेब में भी चाइना जो है आगे है। आप अगर देखेंगे तो जितना भी वेजिटेबल और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है उसमें चाइना का ही जो है बोलबाला आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे टर्की और भारत का जो है 5th प्लेस है इसमें। केला के उत्पादन में भारत टॉप पर है, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया। नारियल का उत्पादन कई बार जो है ये रिपीट करके पूछा जा चुका है पिछले पेपरों में, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस और इंडिया तीसरे नंबर पे है, तो भारत की यहाँ पर पोजीशन महत्वपूर्ण हो जाती है। अंगूर में चीन, इटली, यूएसए और भारत की अगर स्पेशली आप प्लेस जानना चाहते हैं तो भारत जो है इसमें 7वें स्थान पे आता है। संतरा में ब्राज़ील, चाइना और इंडिया, इंडिया की तीसरे नंबर पे है। चुकंदर में रूस, फ्रांस और जर्मनी, ये जो है शीर्ष क्रम हो गया, रूस, फ्रांस और जर्मनी। मसालों में बात करें तो भारत जो है टॉप पर है, कई वर्षों से बना हुआ है टॉप पर, इथियोपिया और तुर्की। फिर चाय के उत्पादन में चाइना, सेकंड नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे केन्या हो गया। ग्रीन कॉफ़ी में ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, ये जो है शीर्ष क्रम है। काफ़ी का भी कई बार जो है पूछा गया है, तो इसमें आपको शीर्ष जो है 3 क्रम याद रखने चाहिए। टोबैको की बात करें, चाइना, इंडिया और ब्राज़ील, ये जो है टॉप की 3 कंपनी वो हैं। इसमें भारत जो है दूसरे नंबर पे है इन कंट्रीज़ में। कोकोआ बीन्स में कोटे डी आइवर, घाना और इंडोनेशिया, ये तीनों जो है शीर्ष के देश हो गए। नेचुरल रबर यानी प्राकृतिक रबर जो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, यहाँ पर भारत भी एक महत्वपूर्ण पोजीशन में आता है। भारत की जो है इसके प्राकृतिक रबर के उत्पादन में 4थी पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं, कुल दूध पहले भी हमने बात की थी, इंडिया ही इसमें टॉप पर है, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पाकिस्तान, चीन और ब्राज़ील। तो टॉप 2 याद रखिए, इतना सफिशिएंट है। अब आते हैं, अभी बहुत ही रिसेंटली जो है फसल उत्पादन का जो है 4th एस्टीमेट जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और वो कब जारी किया गया है, 11 अगस्त 2021 को। तो ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट जो है डेटा है, और इसमें ये बताया गया है कि भारत ने जो है विभिन्न खाद्यान्नों में, विभिन्न अनाजों में, विभिन्न फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन किया। आज तक देश में इतना कभी भी उत्पादन इससे पहले नहीं हुआ था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर फूड ग्रेन्स की बात करेंगे यानी कुल खाद्यान्न की, तो इसका जो है उत्पादन किस ईयर का है, ये 2021 का, ध्यान रखिएगा कि कब का है, 2021 का है। ये 308.65 मिलियन टन है, जो कि रिकॉर्ड उत्पादन है। जहाँ जहाँ भी रिकॉर्ड लिखा है, ये इससे पहले इतना उत्पादन कभी नहीं हुआ था। इसी तरह से राइस की बात करेंगे तो 122.27 मिलियन टन हो जाएगा। गेहूं
5.2 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड है। इसके बाद जो है कोर सीरियल में रिकॉर्ड तो नहीं बना है, आप इसको याद रख सकते हैं। मेज में यानी मक्का के उत्पादन में 31.51 मिलियन टन है, जो कि अब तक का जो है सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का रिकॉर्ड है मक्के का। इसी तरह से पल्सेज में यानी कि कुल दालों में 25.72 मिलियन टन्स, ये भी जो है एक रिकॉर्ड है। इसके बाद ग्राम यानी चने का उत्पादन भी रिकॉर्ड हुआ है 11.99 मिलियन टन्स, और ऑयल सीड यानी जो तिलहनी जो है फसलें हैं 36.10 मिलियन टन्स जो है, ये भी एक रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। ग्राउंड नट यानी मूंगफली में भी रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया है 10.21। ये है रेप सीड और मस्टर्ड 10.11 मिलियन टन्स का जो है रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। और इसके बाद जो है शुगर केन की बात करें तो भले ही ये रिकॉर्ड उत्पादन नहीं है, लेकिन काफ़ी जो है बड़ा जो है डेटा है 399.25 मिलियन टन्स का जो है उत्पादन हुआ है। अब आते हैं अपने लेक्चर के, या यूं कहें कि कृषि की आर्थिकी के सबसे महत्वपूर्ण जो है पोर्शन पर, जो कि है भारत के अंदर की स्थिति, राज्यवार स्थिति क्या है उत्पादन में। तो ये डेटा कब का है, ये 19-20 का डेटा है, 19-20 का फाइनल डेटा है। और इसका स्रोत क्या है, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 से, और प्लस एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2020, जो मैंने आपको कवर पेज दिखाया था सबसे पहली स्लाइड पे, उस बुक के हवाले से ये लिया गया है। और ये जारी कब हुआ है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स 31 मई 2021 को ये जारी किया गया है। तो 19-20 के ये फाइनल डेटा हैं। धान की बात करेंगे, इसमें आपको जितने भी हेड हैं इनमें आपको तीनों ही याद करने हैं, इसमें आपको छूट नहीं मिल पाएगी। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये शीर्ष क्रम हो गया। इधर यील्ड है, सर्वोच्च उत्पादकता किसकी है, पंजाब की है। गेहूं में उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। पिछले डेटा से कोई बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ है, बहुत माइन्यूट चेंज हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है जो फर्स्ट वाला शीर्ष क्रम है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो चेंज हुआ है वो सेकंड या थर्ड पोजीशन में हुआ है। फिर मक्का की बात करेंगे, मेज की, कर्नाटक टॉप पे है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, और तमिलनाडु की सर्वोच्च उत्पादकता है। उत्पादकता जो है बहुत रेयर पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन धान गेहूं जैसी फसलों में उत्पादकता आपको पता होनी चाहिए। ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पे है, कर्नाटक दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। और उत्तर प्रदेश को अगर यहाँ पर लाएं तो उत्तर प्रदेश जो है ज्वार के उत्पादन में 6वें स्थान पे है। बाजरा में जो है राजस्थान टॉप पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। जहाँ जहाँ भी यूपी आ जाएगा टॉप 3 में या टॉप 5 में, वहाँ पर यूपी का डेटा महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा। अब हम बात करते हैं चने की। चना जो है ग्राम, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये शीर्ष क्रम 3 का हो गया। चौथे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ जाता है, तो उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया। तूर दाल जिसको हम अरहर भी कहते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश की तीसरी पोजीशन है। मसूर में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आ जाता है। फिर हम बात करते हैं टोटल कोर सीरियल, जो मोटे अनाज हैं इनको न्यूट्री सीरियल्स के नाम पे भी जानते हैं। राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये जो है हमारा शीर्ष क्रम हो गया। कुल दालों में टोटल पल्सेज में राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये जो है हमारा फाइनल डेटा है। कुल खाद्यान्न की बात करें, टोटल फूड ग्रेन, उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर पंजाब है। मूंगफली में गुजरात नंबर 1 पे आता है उत्पादन में, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु की उत्पादकता सर्वोच्च है। रेपसीड और सरसों में अगर बात करें तो इसमें जो है राजस्थान जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है, हरियाणा, और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाता है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र और राजस्थान है। सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, ये क्रम हो गया। कुल तिलहन फसलों का उत्पादन अगर देखा जाए ग्रॉस में,
तो राजस्थान सबसे ज़्यादा तिलहन उगाता है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। फिर गन्ना की बात कर लें, जो कि एक जो है कॉमर्शियल क्रॉप है। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कर्नाटक। कपास में गुजरात पहले नंबर पे है, फिर तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये हो गया हमारा शीर्ष क्रम। जूट एवं मेस्ता में पश्चिम बंगाल, ये कई सालों से टॉपर बना हुआ है। उसके बाद बिहार, उसके बाद असम। तंबाकू के उत्पादन में गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भी जिक्र कर देते हैं। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर 4th प्लेस पर आता है। अब हमने जो है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, ये सारी फसलें पढ़ ली हैं। अब बारी आती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जो है आपके फल, फूल, सब्जियां सभी कुछ आता है। तो हॉर्टिकल्चर का डेटा भी हमारे पास ज़्यादा है क्योंकि लेटेस्ट डेटा आ गया है। तो ये तो जो है उत्पादन का जो अभी जारी हुआ है, सेकेंड एस्टिमेट के अनुसार जो है हम पढ़ रहे हैं, 2021 का ये डेटा है। और ये जो है अभी तक का जो है सबसे लेटेस्ट डेटा है, जो कि दूसरा अग्रिम अनुमान है 2021 का। अगर इसके अनुसार देखेंगे तो कुल बागवानी उत्पादन कितना हुआ है मिलियन टन में, 329.86 मिलियन टन, जो कि देश का जो है अब तक का सर्वाधिक बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर उत्पादन का एक रिकॉर्ड है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फलों का उत्पादन जो है 19-20 की तुलना में 9.39 मिलियन टन अधिक हुआ। अगर ये प्रतिशत में देखेंगे तो 2.93% जो है फलों का उत्पादन ज़्यादा हुआ है। वर्ष 2020-21 में फलों का उत्पादन 102.76 मिलियन टन था और 19-20 में ये 102.08 है। 20-21 में जो वेजिटेबल्स यानी सब्जियों का उत्पादन है वो 196.27 मिलियन टन होने का अनुमान इसमें जताया गया है, जो कि 19-20 में कितना था, 188.28। यहाँ पर भी आप इंक्रीज देख रहे हैं। तो इस तरह से इसमें लगातार जो है कई सारे जो है उसमें इंक्रीज हुआ है, और जो इंक्रीज है ये आपको याद रखना है। और टोटल बागवानी उत्पादन जो कि एक रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, उसका डेटा आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम क्रम पे, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर एक तो हमने क्रॉप लिख दी है, उसके बाद हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट का जो है क्रम क्या है, और फसल क्षेत्रफल में शीर्ष राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा वो फसल किस राज्य में बोई गई। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर इसमें आप याद रखना चाहते हैं तो केवल पहले नंबर का आपको याद रखना चाहिए, बाकी जो है पूरा क्रम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं फ्रूट्स से, यानी टोटल फलों की बात करते हैं। सबसे बड़ा उत्पादक जो है फलों का कौन है पूरे देश में, आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर एक अहम भूमिका में आता है, तीसरे नंबर की यहाँ पर उसका है। टोटल वेजिटेबल में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्पेशली जो है टोकूंगा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अगर आप एक्चुअल डेटा देखेंगे इसकी पीडीएफ में, केवल 100 मिलियन टन का अंतर है, और 19-20 में पश्चिम बंगाल जो है ऊपर था, शीर्ष में था। तो हो सकता है कि 3 महीने बाद कोई जब अगला अनुमान आए तो वहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल इससे ऊपर भी जा सकता है। तो इस पे हमको नज़र रखनी होगी, खास कर जो है केवल सब्जी के मामले में। बाकी में जो है चेंज होने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच में जो है प्रोडक्शन का मार्जिन बहुत ही कम है, जो कि किसी भी समय मतलब 3-4 महीने में बदल भी सकता है। तो अगर कोई बदलाव होगा तो हम आगे जो है इसको फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश टॉप पे है सब्जी उत्पादन में, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। बागानी फसलें जो प्लांटेशन क्रॉप होती हैं, प्लांटेशन क्रॉप और बागवानी फसलें यानी हॉर्टिकल्चर में क्या अंतर है। हॉर्टिकल्चर में बागानी सब फसलें आती हैं, लेकिन बागवानी ये जो है बागानी फसलें होती हैं कौन सी, आप एक उदाहरण समझ सकते हैं, जो बागानों में उगाई जाती हैं, खासकर जैसे चाय, कॉफ़ी, इस तरह के जो बागानों में उगाई जाने फसलें हैं ये मुख्य रूप से आती हैं। तो इनके उत्पादन की बात करेंगे
तो केरल इसमें शीर्ष है, कर्नाटक दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। अब औषधीय और सुगंधित फसलें जिसको हम एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं, इसका उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है। कुल फूल, अगर आपसे लूज और कट नहीं पूछा जाए, फूल की दो कैटेगरी होती हैं, लूज फ्लावर और कट फ्लावर। कट फ्लावर का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, लूज फ्लावर ही जो है मेन फ्लावर में आता है। अगर आपसे कट और लूज शब्द ना लिखा हो, केवल फूल पूछा जाए कि कुल फूल उत्पादन में कौन शीर्ष है, तब भी आपको यही फॉलो करना है, लूज वाला, यानी कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये क्रम हो जाएगा। अगर स्पेशली कट फ्लावर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक, ये क्रम जो है हो जाएगा। मसालों के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में, अगर आप देखेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश टॉप पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है, गुजरात तीसरे नंबर पे है, ये पोजीशन है। शहद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो इसमें केवल शीर्ष राज्य ही याद रखना सफिशिएंट है। अब देखिए यहाँ पर बागानी नहीं, बागवानी है। इसका मतलब क्या है, टोटल हॉर्टिकल्चर, यानी जितना भी हॉर्टिकल्चर में आता है, फल फूल सब्जियां, बागानी फसलें, सब इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर जो है मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है फलों में आ जाते हैं, वो तो हमने जो है एक बड़ा सिनेरियो देख लिया अब तक। फलों में कभी कभी फुटकर भी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा आम कहाँ पर होता है, सब सर्वाधिक जो है कटहल का उत्पादन। तो इसमें आपको टॉप 3 याद रखना जरूरी नहीं, केवल टॉप वाला याद रखिए, उतना सफिशिएंट है। अमरूद में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, कटहल में उड़ीसा जो है पहले नंबर पे है, कीवी का उत्पादन अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। लीची में बिहार हमेशा से बना हुआ है टॉप प्रोड्यूसिंग। आम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा होता है, लेकिन टॉप जो है हमारा आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ है उसको आपको स्पेशली जो है मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन यूपी वाले जो है ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। खरबूज का बात करें, इसमें उत्तर प्रदेश, पपीते में आंध्र प्रदेश जो है टॉप पर है। एक होता है पैसन फ्रूट, जिसको कृष्णा फल कहते हैं, ये पहाड़ी होता है, मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होता है। तो नागालैंड में सर्वोच्च इसकी उत्पादकता है, लेकिन इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है मणिपुर में होता है। टोटल सिट्रस फ्रूट जो है हम यूँ कह सकते हैं, जिसको नींबू बंसी, जो खट्टे फल होते हैं, इसमें नींबू भी आता है, सपोता भी आता है, संतरा भी आता है, स्वीट पोटैटो भी तो ये सब आते हैं इसमें। तो आंध्र प्रदेश इसमें टॉप पर है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। आड़ू, जिसको इंग्लिश में हम पीच कहते हैं, ये उत्तराखंड में सर्वाधिक जो उत्पादन हुआ है। नाशपाती, जिसको हम पियर कहते हैं इंग्लिश में, जम्मू कश्मीर इसमें टॉप पर है। पेकन नट, जिसको भिदुर काष्ठ कहते हैं, हो सकता है हम लोग बहुत लोग जानते ही ना इस फल को, तो ये हिमाचल प्रदेश ही जो है ऐसा है जहाँ पर उत्पादन ही होता है, बाकी बहुत छुटपुट उत्पादन होता है, तो हिमाचल इसमें टॉप पर है। खजूर में उत्तराखंड, अनार के उत्पादन में क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। चीकू, जिसको सपोता भी कहते हैं, गुजरात में। स्ट्रॉबेरी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक। अखरोट या वॉलनट जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तरबूज या वाटरमेलन, ये कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में। नींबू या लाइम या लेमन कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन हुआ, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद बात करेंगे मैंडारिन, जिसको किन्नू भी कहते हैं, ये मध्य प्रदेश में। माल्टा, मौसम्मी, जिसको स्वीट ऑरेंज, वहाँ मैं स्वीट पोटैटो बोल रहा था, वो स्वीट ऑरेंज होता है, ये सिट्रस फ्रूट्स में आता है। आंध्र प्रदेश इसमें टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। बीन्स में गुजरात। करेला का उत्पादन मध्य प्रदेश। लौकी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये क्रम हो गया। उत्तर प्रदेश यहाँ पर सेकंड नंबर है, इसलिए थोड़ा सा जो है सेकंड भी हमको देख लेना चाहिए। बैंगन पश्चिम बंगाल। पत्ता गोभी जो है कैबेज जिसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल। शिमला मिर्च या कैप्सिकम पश्चिम बंगाल। गाजर के उत्पादन में हरियाणा टॉप स्टेट है।
कॉलीफ्लावर या फूल गोभी पश्चिम बंगाल, खीरा का उत्पादन भी पश्चिम बंगाल। तो आप देख सकते हैं सब्जियां जो है मोस्टली पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जो है ज़्यादातर टॉप रहते हैं। हरी मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। इसके बाद जिमीकंद पश्चिम बंगाल। इसमें बहुत सारा डेटा ऐसा है जो जरूरी नहीं कि आप उसको रट के याद रखें, लेकिन एक सामान्य नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए केवल जो है जो टॉप वाला स्टेट है उसी का यहाँ पर आपको डेटा दिया जा रहा है। भिंडी के उत्पादन में गुजरात, प्याज में महाराष्ट्र, परवल में पश्चिम बंगाल, मटर में उत्तर प्रदेश, आलू का उत्पादन चूंकि एक बड़ी कॉमर्शियल क्रॉप है ये, तो इसमें आपको क्रम याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश टॉप पे, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे बिहार है। मूली पश्चिम बंगाल, सीताफल या कद्दू जो है मध्य प्रदेश, शकरकंद जो है जिसको उड़ीसा शक्कर बनाने के काम में आती, टैपियोका केरल, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु। अब ये दोनों का क्रम इसलिए मैंने यहाँ रखा है क्योंकि इसमें केरल और तमिलनाडु में बहुत छोटा सा मार्जिन है जो कभी आगे चल के चेंज भी हो सकता है। टमाटर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, मशरूम में उड़ीसा और सुपारी के उत्पादन में कर्नाटक जो है टॉप स्टेट है। इसके बाद काजू कई बार पूछा गया है, महाराष्ट्र टॉप पे है, कोकोआ में आंध्र प्रदेश, नारियल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले भी कई बार ये पूछ लिया गया है। तो नारियल में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ये टॉप पर है 2021 के डेटा के अनुसार। काली मिर्च, अब यहाँ से मसाले शुरू होते हैं जो कुछ भी मसाले में यूज़ होता है। तो काली मिर्च में कर्नाटक जो है, अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश। लाल मिर्च जो मसाले में यूज़ होता है, चिलीज जो है आंध्र प्रदेश टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। हल्दी का तेलंगाना एक बार पूछा जा चुका है। लहसुन मध्य प्रदेश, इलायची केरल। धनिया का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो मसाले के लिए यूज होने वाली धनिया है मध्य प्रदेश। जीरा गुजरात और राजस्थान, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे हैं क्योंकि गुजरात और राजस्थान में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है उत्पादन के डेटा में। सौंफ गुजरात में टॉप स्टेट है। मेथी ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। फिर अजवाइन जो मसाले का है राजस्थान। पॉपी या पोस्ता गुजरात में। तेज पत्ता मेघालय। जायफल का सर्वाधिक उत्पादन केरल में। जितने भी बड़े मसाले हैं वो सभी केरल, तमिलनाडु इत्यादि में ही ज़्यादा होते हैं। लौंग तमिलनाडु, इमली तमिलनाडु। केसर का एक ही सबसे बड़ा उत्पादक है, बाकी जगह तो होता ही नहीं उत्पादन है, वो है जम्मू कश्मीर। वनीला इसका भी उत्पादन केरल में ही सर्वाधिक होता है। मेंथा जिससे मेंथा ऑयल भी बनता है, उत्तर प्रदेश टॉप जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब जो है कुछ थोड़े से पुराने डेटा के आधार पर जिनका अभी लेटेस्ट डेटा में जो है नहीं कोई जिक्र आया है, जैसे कि अंडा उत्पादन की बात करें 18-19 के डेटा के अनुसार तो आंध्र प्रदेश टॉप पर है, तमिलनाडु और तेलंगाना सेकंड थर्ड पे है। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल। कुल दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। ऊन उत्पादन में राजस्थान सबसे ऊपर है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद तेलंगाना। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जितना भी कृषि और कृषिगत उत्पादों से संबंधित नवीनतम डेटा है उसको कवर करने का प्रयास किया। इसमें बहुत सारा डेटा और भी शामिल हो सकता था अगर जो है उस जो है नए डेटा को जो है हम फॉलो करते, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो है मैंने उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया है। चूँकि ये सब कुछ फैक्चुअल है इसलिए आपको बार बार जो है याद करना होगा, रिवीजन करना होगा और इसमें गलती ना रहे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूपी जिन जिन चीज़ों में शीर्ष है उसका एक जो है पूरा अलग से डेटा बना लीजिएगा जहाँ जहाँ पर उत्तर प्रदेश उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।